हेलो फ्रेंड्स, इन 4 लेक्चर की सीरीज़ में हम हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के आर्टिकल जो हैं उनको ख़त्म कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले लेक्चर में हमने सिटीज़नशिप, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी ये सभी ख़त्म किए थे। तो अब हम शुरू करते हैं पार्लियामेंट से। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस सीरीज़ में है, इस लेक्चर में हम कौन कौन से ख़त्म करेंगे तो देख लीजिए। यहाँ पे आ गया पार्लियामेंट हमारा, ये 79 से इसके आर्टिकल चलेंगे पार्लियामेंट के 123 तक। ठीक है, 123 तक है। इसमें सुप्रीम कोर्ट भी है साथ में, और फिर सुप्रीम कोर्ट अलग आ जाएगा 124 से 147 तक। ठीक है, और फिर उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया आ जाएंगे 148 से 151 तक। उसके बाद हम इसमें गवर्नर देखेंगे 152 से 162। फिर स्टेट मिनिस्टर एंड एडवोकेट जनरल देखेंगे कि राज्य में कैसा शासन चल रहा है, तो 163 से 167 देखेंगे। और स्टेट का लेजिस्लेचर देखेंगे 168 से 213 तक। तो इतना देख पाएंगे हम इस लेक्चर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे पार्लियामेंट पे। तो पार्लियामेंट में 79 में क्या है हमारा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। 79 में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे चलेगी, इसका कॉन्स्टिट्यूशन 79 में वर्णित है। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ काउंसिल्स ऑफ स्टेट्स, राज्यसभा का गठन है। स्टेट के काउंसिल, कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स हैं उनका काउंसिल, उनका सभा कैसे बनेगी, तो इसका जिक्र है। कंपोजिशन कैसे होगी, संरचना कैसे होगी, मतलब कि राज्यसभा। ठीक है, उसके बाद 81 में आ जाएगा कंपोजिशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट मिलकर ही पार्लियामेंट को बनाते हैं। ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट। तो 79, 80, 81, 82 में आ जाएगा रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 3 जो आर्टिकल हैं वो एक जैसे हैं। पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन, वो कैसे गठित होती है पार्लियामेंट, फिर काउंसिल ऑफ स्टेट की कंपोजिशन क्या है, कितने सदस्य, सभापति, ये सब वगैरह, और हाउस ऑफ पीपल मतलब कि लोकसभा 81 में। उसके बाद रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, सेंसस के बाद कैसे एडजस्ट होंगी इनकी सीटें, तो ये 82 में वर्णित है। 83 में ड्यूरेशन ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, क्या ड्यूरेशन रहेगा पार्लियामेंट संसद चलने का, क्या ड्यूरेशन रहेगा, कौन कौन से सेशन लगेंगे, ये 83 में है। क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ पार्लियामेंट, सांसद होने के लिए, एमपी होने के लिए आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अर्हताएँ कौन कौन सी होनी चाहिए। फिर सेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रोरोगेशन एंड डिसोल्यूशन, तो कैसे सेशन होंगे और प्रोरोगेशन और डिसोल्यूशन का कैसे हो सकता है। 86 में है राइट ऑफ प्रेसिडेंट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेजेस टू द हाउस, तो 86 में प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकते हैं पार्लियामेंट को, एड्रेस कर सकते हैं हाउसेस को। 87 में स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। 88 में देखिए यहाँ से आपको एक जैसा मिल रहा है। ठीक है, 85, 86, 87 और 88 राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल एज रिस्पेक्ट्स हाउस। ठीक है, रिस्पेक्टिव हाउस में उनका कैसा क्या राइट रहेंगे मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल के। फिर 89 में आ जाता है हमारे पास द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स। जो सभा है कौन सी, राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा जो है उसके चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन। तो अब चेयरमैन जानते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और डेप्यूटी चेयरमैन हमारे कौन से हो जाएंगे, मतलब उपसभापति, उनका भी चुनाव होगा, इलेक्शन होगा। तो ये 89 में वर्णित है, मतलब कि ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है 89। फिर वैकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन, इनका वैकेशन कैसे होगा, है ना, रेजिग्नेशन कैसे होगा। 91 में है पावर ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है ना। फिर द चेयरमैन और द डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रोसाइड व्हाइल अ रेजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। तो ये कुछ आर्टिकल एक जैसे हैं
चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन के बारे में बताए गए हैं। तो 90, 91, 92 एक जैसे हो गए आपके पास, नहीं यहाँ से 89 से आपके पास 92 तक एक जैसे आर्टिकल हैं कि चेयरमैन डिप्टी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट वैकेशन, इनका रेजिग्नेशन कैसे होगा डिप्टी चेयरमैन का, डिप्टी चेयरमैन की पावर क्या है ना। चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन प्रिसाइड करेंगे, नहीं कर पाएंगे जब उनके खिलाफ जो है कुछ मामला चल रहा होगा रिमूवल के लिए। फिर उसके बाद 89 से 92 हो गए, यहाँ पे हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन, डीसी और सी, ठीक है। फिर 93 में स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ हाउसेस ऑफ द पीपल, मतलब कि लोकसभा। फिर वैकेशन एंड रेजिग्नेशन सेम वही ऊपर वाला, पावर डिप्टी स्पीकर की, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड जब उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा हो। तो ये 93 से आपके 96 तक एक जैसे हैं, ये लोकसभा के हैं। इसमें स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर, एस और डी एस, यहाँ पे सी और डी सी, ये दो चीज़ें याद रखिए। तो 93 से 96 तक एक जैसा। फिर सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन एंड स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। तो 97 में जो ऊपर लोकसभा और राज्यसभा हैं, उन दोनों के चेयरमैन सी डी सी और एस डी एस दोनों की सैलरीज के बारे में बताया गया 97 में, ठीक है। 97 आप अलग याद रखिए, 93 से 96 एक साथ याद रखिए, 89 से 92 आप एक साथ रखिए, ठीक है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। और इसके बाद आ जाते हैं हम 98 पे, सेक्रेटरीट ऑफ पार्लियामेंट, एक सचिवालय होगा पार्लियामेंट का, है ना। आईएएस ऑफिसर सचिवालय में नियुक्त होते हैं, तो सचिवालय होगा पार्लियामेंट का। 99 में ओथ एंड अफर्मेशन बाय मेंबर्स, कैसे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं वो ओथ और अफर्मेशन लेंगे। वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट नॉट विद स्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम, ठीक है। कैसे वोटिंग होगी, कितना कोरम होना चाहिए, ये सब वर्णित है 100 में, और ये दोनों हाउसेस के बारे में है। वैकेशन ऑफ सीट, खाली हो जाए सीट तो उनके बारे में क्या करना चाहिए। 100 और मतलब कि 100 और 101 एक जैसे हैं, ठीक है। 98 में सेक्रेटरीट है और 99 में ओथ है और 97 में सैलरीज हैं। तो ये मतलब डबल डबल बार पढ़िए जिससे सबको याद हो जाए। 93 से 96 तक लोकसभा के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के बारे में है, और 89 से 92 में राज्यसभा के चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में है, और 80 में आपका राज्यसभा, 81 में लोकसभा, और पार्लियामेंट के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में 79 में है। तो ये तीन आर्टिकल एक जैसे हो गए हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 102 में है आर्टिकल में, एक डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, कोई एमपी है उसकी डिसक्वालिफिकेशन कैसे हो जाएगी, वो उसकी अटेंडेंस कम हो या वो फिर इधर उधर अदला बदली करे, तो ये सब चीज़ें 102 में हैं। डिसीजन ऑन क्वेश्चन एज टू डिसक्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, ठीक है। यही इसी की बात है कि कैसे डिस्क्वालिफिकेशन होगा, उस पर डिसीजन कौन लेगा, कैसे लेगा। पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ एंड अफर्मेशन अंडर आर्टिकल 19 एंड व्हेन नॉट क्वालिफाइड व्हेन डिस्क्वालिफाइड, तो ये 104 में ही डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ये तीनों हैं। फिर पावर्स एंड प्रिविलेजेस ईटीसी ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स कमेटी देयर ऑफ, तो ये 102 से 104 तक, 102, 103, 104, ये लगभग डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे डिस्क्वालिफाइड अगर हो गया तो क्या नहीं कर सकता। तो 102 से 103, 104 ये एक जैसे हैं। फिर 105 में पावर बताई गई है कि एक एमपी का क्या सम्मान होना चाहिए, है ना, उसको कैसे ट्रीट किया जाएगा, पावर्स, प्रिविलेजेस, ये सब है। फिर यहाँ पे सैलरीज आ जाएंगी। भाई हमने 87 में देखा था, ये उनकी सैलरी 97 में सैलरी बता रहे थे, चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन की सैलरी और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की सैलरी, ये 97 में प्रावधान है। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जितने भी हैं उनकी सैलरीज और अलाउंसेस 106 में है। प्रोविज़न एज टू इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग द बिल, अब यहाँ पे मेन मुद्दा आता है कैसे प्रोविज़न होगा कि किसी बिल को इंट्रोड्यूस करना है और बिल को पास करना है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है 107, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है।
ज्वाइंट सिटिंग अगर बैठनी है बोथ हाउस की तो कैसे बैठेगी, वो 108 में है। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स, मनी बिल्स वित्त बिल जो है 109 में वर्णित है। और डिफिनीशन ऑफ मनी बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आ चुका है एग्जाम में कि किसी मनी बिल की डिफिनीशन क्या है। वित्त बिल है, धन विधेयक है ना। फाइनेंस बिल्स को वित्त कहते हैं और मनी बिल जो होता है, मनी बिल को धन विधेयक कहते हैं। ठीक है, ये आप डिफरेंस याद रखिए। फाइनेंस वित्त हो गया, मनी को धन कहेंगे यहाँ पे, धन विधेयक। तो यहाँ पे मनी बिल्स की बात आ रही है, मतलब ये धन विधेयक की बात हो रही है, 110 में है ये। एसेंट टू बिल्स, तो 109 और 110 एक जैसे हो गए। स्पेशल प्रोसीजर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी बिल्स और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, 109 और 110 आपके आर्टिकल एक जैसे हो गए। फिर एसेंट टू बिल्स, कैसे एसेंट करेंगे हम, हामी कैसे भरी जाएगी पार्लियामेंट में, ये सही है नहीं सही है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट आएगा, तो बजट का डिस्कशन किस में है, 112 में है, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, क्योंकि मनी बिल की बात हो गई, मनी बिल की डेफिनेशन हो गई, एसेंट टू बिल्स हो गए, अब भाई बजट तो आना ही था। तो प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट्स, अब एस्टीमेट्स का मतलब कितना खर्चा होगा, क्या है क्या नहीं है, हैं, तो ये भी मनी से रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ बिल्स, भाई देखिए राज्यसभा और लोकसभा का काम क्या है। लोकसभा में ज़्यादातर आपका काम बिल्स से रिलेटेड होता है, और वो बिल्स भाई फाइनेंस से ही रिलेटेड है। एक भाई नियम बनाएंगे, कायदे कानून बनाएंगे, अब 5 साल में एक बार, 2 बार, 3 बार, 10 साल में कोई एक विधेयक चेंज होता है। जैसे कि हमने देखा हमारा इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट था, वो लगभग 2006 में आया, फिर 2000 उसके बाद 2000 सीधे 20 में आया है ना। तो बहुत जो ऐसे ऐसे कानून होते हैं वो बहुत सालों बाद आते हैं। किसी भी कानून को चेंज किया जाता है 6, 7, 8 साल बाद। लेकिन हर साल का काम क्या होता है कि हमें अपना बजट बनाना है, और बजट में क्या है, कई सारा फाइनेंस का काम है कि कैसे जो भी हमारा जीएसटी और टैक्स कलेक्ट हुआ है उसको कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है, कैसे नए प्रोजेक्ट्स में लगाना है, एजुकेशन पे कितना खर्च करना है, हेल्थ में कितना खर्च करना है, ठीक है, डिफेंस में कितना खर्च करना है। यही मेन काम होता है लोकसभा का, कि वो अपने बजट को प्रस्तुत करे, उस पर डिस्कस करे, और देश में एक्सपेंडिचर करे, एक्सपेंड करे। तो ये मेन काम होता है, इसीलिए यहाँ पर हम इसके लोकसभा और राज्यसभा जो पार्लियामेंट है उसके मेन कार्यों को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि यहाँ से आएगा। यहाँ तक तो हमने जॉइंट सिटिंग देख ली, लेकिन 109 में मनी बिल्स, 110 में ये, फिर 111 में असेंट टू बिल्स, 112 में बजट की बात आ गई, फिर एस्टिमेट्स की बात आ गई कि किसी प्रोजेक्ट है, कोई चीज़ है तो उसका एस्टिमेट लगाने के लिए प्रोसीजर क्या है। अप्रोप्रिएशन बिल्स क्या है 114 में। सप्लीमेंट्री, एडिशनल और एक्सेस ग्रांट्स दी जाती हैं, किसी स्टेट को हमें ग्रांट देनी है, जैसे जम्मू कश्मीर को ग्रांट देनी है, या कोई स्टेट डिप्राइव हो रहा है, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, तो उनको एक्सेस ग्रांट देनी है, या एजुकेशन में एक्सेस ग्रांट देनी है, सप्लीमेंट्री करनी है, तो वो 115 में है। वोट्स ऑन अकाउंट, वोट्स फॉर क्रेडिट एंड एक्सेप्शनल ग्रांट, कोई एक्सेप्शनल ग्रांट देनी है किसी क्षेत्र में तो उस पर वोट कैसे होगा, वो 116 में है। स्पेशल प्रोविजन एज टू फाइनेंशियल बिल्स, तो यहाँ तक आप देख रहे हैं, यहाँ तक तो 115 116 ही ग्रांट का है। 117 में आ जाता है फाइनेंशियल बिल पर स्पेशल प्रोविजन। फिर उसके बाद आ जाता है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर, है ना। तो यहाँ तक हम देख रहे हैं 109 से 117 तक आपके लगभग बिल और उसका एस्टिमेट और कैसे बजट आएगा, मनी बिल क्या होता है, ये रिलेटेड है। तो एक दिमाग में खाका रखिए कि 109 से 117 तक आपका मनी, फंड, बिल, एस्टिमेट, एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री, इन सब से रिलेटेड है। और उसमें भी आप याद रखिए कि 109 में मनी बिल्स के रिस्पेक्ट में प्रोसीजर, 110 में इसकी डेफिनीशन जो कि बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बजट 112 में। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रांट अगर देनी हो, सप्लीमेंट्री ग्रांट, एक्सेस ग्रांट, तो 115 में। 116 में उसी ग्रांट पर अकाउंट पे वोट होगा, हैं। और फिर स्पेशल प्रोविजन फाइनल बिल 117 में। तो ये आपके बनी बिल से रिलेटेड हो गए। उसके बाद 118 में आ जाता है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कैसे प्रोसीजर, किस प्रोसीजर पे काम होगा, वो 118 में है ना। लोकसभा में कार्य हो रहा है तो किस प्रोसीजर पे होगा, वो 118 में आ जाएगा। रूल रेगुलेशन बाय लॉ ऑफ प्रोसीजर इन पार्लियामेंट इन रिलेशन टू फाइनेंशियल बिजनेस, जो फाइनेंशियल बिजनेस हो रहा है,
है ना, उस पर रेगुलेशन कैसे लगेगा, लॉ ऑफ प्रोसीजर से लगेगा। कोई भी कार्य करने का क्या एक प्रोसीजर होता है, उसका एक कानून बना दिया गया है, तो उसी से ही चीज़ें रेगुलेट होंगी। चाय बनाने का एक प्रोसीजर है कि पहले आप पानी डालिए, उसमें चीनी डालिए, चाय पत्ती डालिए, अदरक डालिए, हैं तुलसी के पत्ते डालिए, फिर थोड़ा सा काली मिर्च डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, तो एक प्रोसीजर है और एक लाइन से ही करेंगे, ठीक है। और दूध ना डालिए तब नींबू डालिए, दूध डालिए तो नींबू मत डालिए, तो नींबू वाली चाय पी सकते हैं आप, कैलोरीज बर्न होंगी, आपके हेल्थ के लिए अच्छा है, आप पढ़ अच्छा सकेंगे। तो एक प्रोसीजर है, और इसी प्रोसीजर को हमने कानून का रूप दे दिया, लॉ का रूप दे दिया, उसको लिख दिया, तो वो लॉ बन गया। और कोई भी चीज़ें रेगुलेट हो रही हैं, घर में रेगुलेशन लाना है कि चाय इसी लॉ से बनेगी, तो वो रेगुलेशन हो गया। और वही पार्लियामेंट जो है फाइनेंशियल बिल कैरी करती है, क्योंकि घर में मुख्य कार्य है चाय बनाना, और पार्लियामेंट का मुख्य कार्य क्या है, चाय तो वहाँ कैंटीन में मिलेगी, फाइनेंशियल बिजनेस पर रेगुलेशन, है ना। तो वो 119 में वर्णित है, और भी कार्यों का रूल्स जो है वो 118 में प्रोसीजर चालू हो गया था, 119 में फाइनेंशियल बिल पर आ गया, बिजनेस पे कैसे रेगुलेट करेंगे, 120 में लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट। तो ये देखिए 118 119 ये आपके एक जैसे हो गए, दो बिल, दो आर्टिकल। फिर 120 में लैंग्वेज क्या यूज़ करेंगे पार्लियामेंट में, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, किस चीज़ में रिस्ट्रिक्शन लग जाएगा, डिस्कस नहीं कर सकते हैं। कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसेसिंग ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कैसे मारतोड़ मच रही है, आपस में जूते चप्पल उछाल रहे हैं, हेलीकॉप्टर बना के फेंक रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपकी कोर्ट में डिस्कस नहीं होंगी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया पार्लियामेंट में, तो वो वहाँ पे डिस्कस नहीं होगा। जो भी होगा आपका सस्पेंशन वहीं पार्लियामेंट में ही स्पीकर डिप्टी स्पीकर कर देंगे, आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है, वहीं धरना दीजिए, वहीं रहिए, वहीं खाइए, वहीं पीजिए। 123 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, अगर रेसेस चल रहा है पार्लियामेंट का, पार्लियामेंट ठंडी पड़ी हुई है, खाली है, वहाँ पे अटेंडेंस जीरो है, बंद है वहाँ का शटर, तो प्रेसिडेंट जो है ऑर्डिनेंसेस बना के पास कर सकता है। जैसे मोदी जी ने क्या करवाया कि जब पार्लियामेंट नहीं चल रही थी तो कृषि कानून के 3 जो बिल हैं ऑर्डिनेंसेस के थ्रू प्रेसिडेंट से पहले ही पास करवा लिए, और उनको कुछ काम करके लागू करवाने लगे। जब आई उसे लागू किया गया तो हल्ला हल्ला मच गया, 1 साल तक भाई किसान आंदोलन करते रहे। तो ये बात इसमें वर्णित है, 123 में है प्रोमulgate ऑर्डिनेंसेस, ये आप ध्यान रखिए 123 का, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पार्लियामेंट पढ़ लिया, कैसे कैसे पढ़ेगी, और इसके सभी आर्टिकल जितने भी आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये बेहद ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जैसे कि हमारा 89 में क्या है, चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन काउंसिल ऑफ स्टेट है। फिर उसके बाद 93 में इधर क्या है, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ हाउसेस ऑफ द लोकसभा, हाउसेस ऑफ द पीपल। फिर उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन पूछे हैं अहर्ता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 में कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, 81 में कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ द पीपल मतलब लोकसभा। तो ये पार्लियामेंट के सारे आर्टिकल्स हो गए। अब हम चलते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, ठीक है। तो 124 में बताया गया है इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कैसे इस्टेब्लिश होगी और उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होगा, कैसे बनाई जाएगी। 124 में है, बेहद ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 124 ए में नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन बैठेगा, NGAC। ये 124 ए में है, मतलब इसी के अंदर का आर्टिकल है। 124 बी में फंक्शंस ऑफ कमीशन, ये कमीशन कार्य कैसे करेगा, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉ, और इस कमीशन के बारे में लॉ बनाने का किसका पावर है, पार्लियामेंट के पास है। सैलरीज ETC ऑफ जजेस, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये कमीशन के बारे में 3 आर्टिकल में डिस्कस है, 124 ए, 124 BC। यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स, ये कमीशन होगा, कैसे जजेस को अपॉइंट करना है, इनका ये कमीशन का फंक्शन कैसे होगा, काम कैसे करेगी, और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू लॉ, इसे पैदा कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। 124 में बता दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट का कॉन्स्टिट्यूशन और इस्टेब्लिशमेंट कैसे होगा, तो NGA से इसके अपॉइंटमेंट होंगे।
तो ये आपने देख लिए एक आर्टिकल। इसके सब आर्टिकल थे इसमें। 125 में आ जाता है सैलरीज ईटीसी ऑफ जजेस, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, कैसे कार्य करेंगे उनका अपॉइंटमेंट किस में, 126 में है। 125 में सैलरी देंगे। 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। रिटायर्ड जज भी बैठे हैं तो उनकी अटेंडेंस कैसे काउंट होगी। सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये अभिलेख न्यायालय है। अभिलेख न्यायालय कि इसके जो भी आदेश पारित होंगे वो देश में एज अ रिकॉर्ड्स की तरह यूज किए जाएंगे कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। तो 129 में है टू बी ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसे याद रखिए आप। 130 में है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। फिर 131 में है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगी, उसका न्यायाधिकरण का क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, वो किन किन क्षेत्रों में अपना जुरिस्डिक्शन दे सकती है, अपना न्याय दे सकती है। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं कि आपके घर में घुस जाएगी जाके कि ऐसे ऐसे चाय बनाइए, वहाँ उसका क्षेत्र नहीं है ना। वह वो किन क्षेत्रों में कार्य करेगी उसको बताया गया है, तो वो 131 में बताया गया। 131 ए में है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्वेश्चन एज टू द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ सेंट्रल लॉ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर तो दंगा चल गया था आपके पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, है ना। वो सहानी वगैरह केस थे। मूल बेसिक लॉ, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बारे में डिस्कस हुआ था। तो ये 131 ए में है कि इसका एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है कि किसी सेंट्रल लॉ की वैलिडिटी को तय करने के लिए, कि जो सेंट्रल लॉज बनाए गए हैं वो 131 ए में था, लेकिन इसको रिपील कर दिया गया, रिपील्ड हो गया, ख़त्म हो गया है। अब इसका ज्यूरिसडिक्शन है नहीं है, इसको हटा दिया गया है। एपिलेट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन सर्टेन केसेस। अगर कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में आ जाती है, तो उसका अपीलेट जुरिसडिक्शन हो जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी केस चल रहा है कि आपके घर में चाय कैसे बननी है ना, आपने इसका दावा ठोक दिया सुप्रीम कोर्ट में कि आपके लॉ को घर में माना जाए। अगर उसने आपका केस एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भाई ये मियाँ जी आपकी बात सही कह रहे हैं, ऐसे चाय बननी चाहिए, तो वहाँ पे जुरिसडिक्शन आ जाएगा। अगर आप अपील करेंगे जाके तो, और उसने को केस एक्सेप्ट कर लिया तो ये क्या कहा जाता है आपका, अपीलेट जुरिसडिक्शन। कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा है, आपने अपील कर दी जाके सुप्रीम कोर्ट में, तो अपीलेट जुरिसडिक्शन हो जाएगा। तो ये 132 में वर्णित है। फिर 133 में आ जाता है अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन अपील्स फ्रॉम हाई कोर्ट इन रिगार्ड टू सिविल मैटर्स। सिविल मैटर्स में बात समझ गया, कहीं पे किसी ने किसी का खेत जोत लिया आगे तक, तो अगर वो अपील कर दे जाके सुप्रीम कोर्ट में, तो वो मामला चल सकता है अगर वहाँ पे केस एक्सेप्ट कर लिया जाए आपका, कि बहुत बढ़िया केस है, बहुत घना केस है ना, इम्पोर्टेंस है केस की, तो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। 134 में अपीलेट जुरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इन रिगार्ड टू क्रिमिनल मैटर्स। कोई आतंकवादी का केस है, कसाब वगैरह का, तो वहाँ पे अगर एक्सेप्ट हो गया तो आप काम कर सकते हैं 134 में। यहाँ पे सर्टेन केसेस थे, यहाँ पे सिविल मैटर्स था, यहाँ पे क्रिमिनल मैटर हो गया। तो ये आप देख रहे हैं 132 से 134 तक एक जैसे लॉ हैं। फिर 134 ए में देखते हैं सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, सर्टिफिकेट फॉर अपील टू द सुप्रीम कोर्ट, ये इसका एक अलग है। फिर जुरिसडिक्शन एंड पावर्स ऑफ द फेडरल कोर्ट अंडर एग्जिस्टिंग लॉ टू बी एक्सरसाइजेबल बाय द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो भी फेडरल कोर्ट है उनके क्या जुरिसडिक्शन है, पावर है, एक्सरसाइज कैसे कर सकती हैं सुप्रीम कोर्ट, इसके बारे में है। फिर 136 में है स्पेशल लीव टू अपील बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लीव भी ले सकती है कि आप यहाँ पे अपील नहीं कर सकते हैं,
हम यहाँ पे आपकी अपील नहीं सुनेंगे तो स्पेशल लीव ले सकती है। 136 में रिव्यू ऑफ जजमेंट्स और ऑर्डर्स बाय द सुप्रीम कोर्ट। कोई हाई कोर्ट में केस चल रहा था, उसका रिजल्ट आ गया, उस पर आप रिव्यू मांगते हैं कि ये सही नहीं आया है मेरे हिसाब से, तो यहाँ पे रिव्यू ले सकते हैं। ये किस में? 137 में। ये इंपॉर्टेंट है। इनलार्जमेंट ऑफ द जुरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का इनलार्जमेंट हो गया जुरिसडिक्शन, उसने अपने न्यायालय के क्षेत्र को, न्यायाधिकरण के क्षेत्र को बढ़ा दिया कि हम भाई यहाँ पे भी अपना न्यायालय सुनाएंगे। जैसे आपका कोरोना की वैक्सीन का मामला था या भी एयर पोल्यूशन का मामला है, तो अपना वो स्वतः संज्ञान लेता रहता है। स्वतः संज्ञान मतलब कि सुओ मोटो लेता रहता है और अपने आप स्वतः संज्ञान लेके वो ऑर्डर वगैरह सुनाता रहता है। तो इनलार्जमेंट हो गया 138 में। कन्फर्मेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन राइट्स है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पावर्स टू इशू सर्टेन राइट्स, कोई सर्टेन राइट्स हैं उन पे कन्फर्मेंट है 139 में। 139 में ट्रांसफ़र ऑफ सर्टेन केसेस, उसे नहीं पसंद आ रहा ये केस तो उसने ट्रांसफ़र कर दिया हाई कोर्ट में, भाई आप हम इस पर नहीं, हाई कोर्ट पे चाहिए। एंसिलरी पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कुछ उसकी एंसिलरी पावर्स हैं, है ना। लॉज डिक्लेयर्ड बाय सुप्रीम कोर्ट टू बी बाइंडिंग ऑन ऑल कोर्ट्स, कोई लॉ बना दे सुप्रीम कोर्ट की ये सभी न्यायालय ऐसे ही चलेंगे, हाई कोर्ट उसके सब जुडिशियल कोर्ट्स, तो 141 में है। 142 में है इन्फोर्समेंट ऑफ डिक्रीज एंड ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑर्डर एज टू डिस्कवरी, तो ये कुछ खास नहीं लग रहा मुझे। 143 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू कंसल्ट सुप्रीम कोर्ट, प्रेसिडेंट जो हैं कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ये इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। कंसल्ट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की, भाई ऐसा ऐसा कार्य है, ऐसे मुझे रिश्वत मिली है या ऐसा ऐसा कुछ फंड का मामला है, इसमें क्या क्या करना चाहिए, तो वो राय ले सकते हैं। तो 143 में है राय लेने वाली बात, लेकिन इसको बाध्य नहीं होते हैं प्रेसिडेंट। फिर सिविल एंड जुडिशियल अथॉरिटीज़ टू एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई सिविल और जुडिशियल अथॉरिटी है तो वो उसके एड में, मदद में, सुप्रीम कोर्ट की मदद में कार्य कर सकती है। 144 में, 144 ए में है स्पेशल प्रोविजन एज टू डिस्पोजल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटीज ऑफ लॉ, ये रिपील्ड हो चुका है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर रूल्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट कैसे चलेगी उसके रूल्स कैसे वर्णित हैं 145 में। ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स ऑफ द एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, भाई वहाँ पे लोग जो कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो उनके लिए क्या रूल्स हैं वो 146 में है। ऑफिसर्स जो वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, रिव्यू ऑफिसर हैं और सर्वेंट्स हैं, उनके एक्सपेंसेस कैसे होंगे, ये सभी 146 में है। और 147 में इंटरप्रिटेशन, सुप्रीम कोर्ट किसी भी वर्ड को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर सकता है जैसे उसको लगे ये सही है। भाई जज हैं, इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो वो इंटरप्रिटेशन सही ही देंगे, देश के हित में ही देंगे। तो यहाँ पे इंटरप्रिटेशन की बात 147 में ही ये आर्टिकल पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से इंटरप्रिटेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी सुप्रीम कोर्ट के न्यायालय के रिजल्ट में, जो भी अपना वो निर्णय सुनाते हैं तो वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं किसी मामले को, किसी वर्ड को, वो 147 में वर्णित है। तो इस लेक्चर पार्ट में हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि हमने इसको डिस्क्राइब अच्छे से किया है, तो थोड़ा सा टाइम लगा इस लेक्चर में, लेकिन आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद भी हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने सुप्रीम कोर्ट को 124 आर्टिकल से 147 आर्टिकल तक पढ़ा और आप देख रहे हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इससे पहले पढ़ा था पार्लियामेंट को, 79 से पढ़ा है 123 तक, और उससे पहले यूनियन मिनिस्टर को हम देख चुके हैं 74 से 78 तक। उससे पहले हम लेक्चर में प्रेसिडेंट को देख चुके हैं 52 से 73 तक। तो इस लेक्चर में हमने पार्लियामेंट को ख़त्म किया है और सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को देखा है। तो इसको इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।